हम डिस्कस कर रहे थे डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने फर्स्ट पार्ट पे ले लिया था। और फर्स्ट क्लास ऑफ डायूरेटिक जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, वह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसका मैकेनिज्म हमने देखा था, कैसे वो काम करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट हमने समझे थे। और अब इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड क्लास ऑफ डायूरेटिक, जो कि क्या है हमारे लूप डायूरेटिक। एज द नेम सजेस्ट, लूप लूप मतलब ये डायूरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे काम करने वाले हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट क्या था आपका मेन, जहां पे वर्क हुआ था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने काम किया था, वो कौन सा था आपका पीसीटी। अब ये कहाँ काम करेंगे, लूप ऑफ हेनले में। और कौन से लूप ऑफ हेनले में, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग के भी दो पार्ट हैं, ये थिन है, ये थिक है। तो जो आपके लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, हम देख चुके हैं कि ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपका क्या होता है, 1 मिनट, 20 to 25% आपका सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होता है, और क्लोराइड आपका रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन होता कैसे है और इसे क्या कैसे हमें रोकना है, क्योंकि डायूरेटिक्स का काम ही ये है कि जो ये फिल्टर होके नीचे आया है उसे रीएब्जॉर्ब न होने दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट आपका यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए और आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। यही तो आप चाह रहे हो, है ना। आप वापस से जो फिल्टर होके आया है उसे वापस से ब्लड में भेज के आप ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो फिल्टर हुआ है तो वही एक्सक्रीट हो जाए। तो आप देखिए जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। पहले तो ये देख लो कि नॉर्मल यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता कैसे है। ठीक है, तो जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे आपकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे है, पहले इसे समझ लो। यहाँ पे है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट, यानी कि ये तीनों ही आयन क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए ना सिम्पोर्ट कहा गया है, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो अब इसे हम समझेंगे कि ये कैसे एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इस साइड वाले पार्ट को हटा देती हूँ, बिकॉज पीसीटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेल बनाने की जरूरत पड़ेगी, सेल ड्रॉ करेंगे तभी हमें क्लियरली समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। कौन से, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो क्या होता है देखो, जैसे पीसीटी में है, पूरे नेफ्रॉन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, लाइनिंग्स में क्या है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपकी सेल्स प्रेजेंट है। तो मैं एक सेल को जूम आउट कर रही हूँ, ये वाली जो सेल है, ठीक है, मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ ये वाली सेल को। चलिए इसे ओपन करते हैं सेल को और समझते हैं कि अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे जो आपके नेफ्रॉन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल की दो साइड है। देखो, एक तो कौन सी साइड है, ये ल्यूमिनल साइड है, यानी कि जो ल्यूमिन की तरफ है। ठीक है, और ये वाली साइड को क्या बोलोगे आप, बेसोलेटरल। ठीक है, ये किस साइड होती है आपकी, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है, पेरिट्यूबुलर सेल्स मैंने बताई थी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इस तरीके से नेटवर्क है। यानी कि अगर यहां से ल्यूमेन से किसी भी चीज को क्रॉस करके ब्लड तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसे सेल को क्रॉस करना पड़ेगा। और सेल की दो साइड है, एक तो ल्यूमेन के साइड वाली हो गई, एक ये वाली। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इस साइड में जो ल्यूमन साइड है वहां पे क्या है, ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। तो इसके थ्रू क्या होता है, देखो सेल के अंदर जो भी फिल्टर होके आया, यहां से जो फिल्टर होके आया था उसमें जो आपका सोडियम था, पोटेशियम था, क्लोराइड था, तो मैंने पहले ही आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पे आपका अराउंड 20 से 25% ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जितना भी सोडियम बचा था उसमें से आपका 20 to 25% यहीं से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम भी और क्लोराइड भी। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जो आपकी बेसोलेटरल साइड है ना, यहाँ पे आपकी क्या होते हैं, पंप प्रेजेंट होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये पंप हर जगह पे होंगे, चाहे वो इस सेल की बात कर रहे हो, चाहे वो डीसीटी में सेल प्रेजेंट हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट में हो, चाहे पीसीटी में हो। तो ये कौन से ट्रांसपोर्टर हैं, देखो ये ट्रांसपोर्टर हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये ट्रांसपोर्टर हैं पूरे थ्रू आउट। ये ट्रांसपोर्टर आपको देखने को मिलेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम
1 मिनट, ये सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम एटीपेज, ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से क्या होता है, देखो सोडियम लगा, ये पंप क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर जो सोडियम है, ठीक है, उसको लगातार पंप कर रहे हैं, कहाँ, ब्लड में भेज रहे हैं, और उसके बदले किसे लेके आ रहे हैं अंदर, पोटेशियम को। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, और वही ग्रेडियंट जो ये ट्यूब्यूल के अंदर जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम को अंदर ड्रैग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, यहाँ लगातार सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो अंदर क्या होगा, सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। अभी अंदर सेल के अंदर कम हो गया है, तो अब सेल कहीं से तो लेगी ना, तो वो कहाँ से लेगी, ल्यूमेन से लेगी। तो ये पंप के थ्रू सोडियम अंदर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन अपने साथ साथ क्या कर रहा है, वो पोटेशियम को भी ला रहा है और 2 क्लोराइड आयन को ला रहा है। याद रखिएगा क्या है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इंपोर्टर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये देखो, सोडियम का तो तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ से सोडियम अंदर आएगा और इस पंप के थ्रू ब्लड में जाता रहेगा, ठीक है। और क्यों आ रहा है वो भी समझ में आ गया, क्योंकि लगातार जब सोडियम जाता रहेगा तो अंदर सोडियम की कमी हमेशा रहेगी, ये एरिया जो है, ये सेल जो है, वो सोडियम पुअर रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, सोडियम आपका लगातार जा रहा है, ठीक। अब ये तो ठीक हो गया। अब जो ये पोटेशियम अंदर आ रहा है, अब सेकेंड हम बात करते हैं पोटेशियम की। अब पोटेशियम भी क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, आने दो इसे भी अंदर। ये पोटेशियम है, ये अंदर आ रहा है। अब पोटेशियम यहां से तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहां से भी अंदर आ रहा है, ब्लड से भी लगातार ये पंप सोडियम को अंदर देने के बदले पोटेशियम भी तो दे रहा है। तो क्या होगा, इन इन पंप्स की वजह से, ये वाले पंप और इस वाले पंप की वजह से सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होने वाली है, ये तो समझ में आ गया कि पोटेशियम, यानी कि जो सेल है, ये सोडियम तो पुअर रहेगी, सोडियम तो यहाँ पे बहुत कम रहेगा, लेकिन पोटेशियम रिच रहेगी, पोटेशियम क्योंकि दोनों साइड से आपका सेल में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है आपका, यहाँ पे इन्हीं सेल्स में, इस तरीके से बना देती हूँ ना ताकि क्लियर रहे पूरा। 1 मिनट, चलो इसे ऐसे ही रखते हैं, ठीक। तो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपकी जो सेल है, सेल की जो ल्यूमिनल साइड है, यहाँ पे आपकी क्या होते हैं, एक आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे आयन चैनल है, पोटेशियम के आयन चैनल है। तो इनके थ्रू पोटेशियम कहाँ चला जाता है, वापस, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर बढ़ रहा है तो बाहर जाने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो होता क्या है, ल्यूमिनल साइड में, सेल की ल्यूमिनल साइड में आपके पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जिनके थ्रू ये पोटेशियम कहाँ चला जाता है, आपका वापस से ल्यूमेन में चला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये पोटेशियम जब ल्यूमेन में जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये ल्यूमेन है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ल्यूमेन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड जो था वो ये था कि जो ये क्लोराइड है इनका क्या होगा, तो क्लोराइड ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बेसोलेटरल साइड में क्लोराइड के भी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन चैनल्स के थ्रू आसानी से जो ये क्लोराइड आयन है कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड का तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों के लिए पंप और चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये चला जाता है। बात पोटेशियम की है, पोटेशियम सेल्स में इकट्ठा होते रहता है तो इसके लिए भी चैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ल्यूमिनल साइड में है तो यहाँ से जो पोटेशियम है वापस कहाँ जाएगा, आपका ल्यूमिन में जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो इस चीज को समझना कि जो फिल्ट्रेट है ना, जो फिल्टर होके आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा होगा, यहाँ से जो फिल्टर आ रहा है आपका, ऊपर से छन के फिल्टर आ रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, उसमें क्या रहता है आपका, उसमें आपके कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, उसमें आपका मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा उसे क्या दिखेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये खुद में भी पॉजिटिव होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। उन्हें क्या दिखा, जैसे ही वो आगे की ओर आए, जैसे फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचा तो क्या दिखा कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, पता है ना, दूर भेजेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सेल्स के बीच में, सपोज ये एक सेल मैंने बनाई थी, ऐसी एक और सेल यहाँ बना देती हूँ मैं, ये पीसीटी, मैं केवल ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की सेल्स बना रही हूँ। ये जो सेल्स है ना, इन्हीं को बड़ा करके दिखाया मैंने, ध्यान रखना। तो जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, पता चल गया कि भाई ये तो पॉजिटिव एरिया है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों सेल्स के बीच का जो स्पेस है वहां से सीधे कहाँ, ब्लड में एंट्री ले लेंगे। इस चीज को समझते हो, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरासेल्यूलर
एब्जॉर्प्शन, यानी कि पता चल गया कि भाई हम आयंस हैं, सेल को ऐसे तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे बिना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि ये पोटेशियम यहाँ पे बैठा है पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ जो हमें धक्का दे रहा है। तो हुआ क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम ने मौका देखा और दो सेल्स के बीच का जो जंक्शन है, दो सेल के बीच का जो स्पेस है, वहां से सीधे कहाँ ले ली एंट्री, ब्लड में ले ली। और इस तरीके से इस पोटेशियम की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर जो चीज फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट आया था उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था तो वो भी रीअब्सॉर्ब होके आपके ब्लड में चला गया कुछ अमाउंट, क्योंकि आगे भी चल के इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है, ऐसा नहीं सारा का सारा यहीं पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये लूप ऑफ हेनले में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी, पहले से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए पहले रिपीट ही कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, नेफ्रॉन थे, नेफ्रॉन से फिल्टर होके, ठीक है, फिल्ट्रेट आ रहा था, पीसीटी को क्रॉस किया, पीसीटी में उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वो हम समझ गए थे कितना कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। 65% सोडियम क्लोराइड वहां पे रीअब्सॉर्ब हो गया था, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया था, 90 to 95% बाइकार्ब वहां पे रीअब्सॉर्ब हो गए थे, वापस ब्लड में चले गए थे। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज अमीनो एसिड 100% चले गए थे। अब बारी आई लूप ऑफ हेनले की। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो केवल वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, हालांकि सॉल्यूट भी होते हैं थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब, लेकिन जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहां पे आपका क्या होता है, 20 to 25% सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि भाई वो एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन होते हुए क्या क्या चीजें हो रही हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो जब भी आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, तो उसके लिए एक सपोर्ट काम करता है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस पंप के थ्रू ये तीनों आयंस क्या करते हैं, अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आयंस इसको थ्रू अंदर आएंगे, तो सोडियम अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, सोडियम अंदर आने के बाद इस पंप को यूज करेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जो कि पूरे आपके बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। तो इन पंप के थ्रू सोडियम कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, लेकिन एक काम जरूर करके जाएगा, पोटेशियम को सेल के अंदर भेजेगा। साथ ही साथ जो ये पोटेशियम है ये भी सेल के अंदर जा रहा है, तो यहां से भी पोटेशियम आ रहा है बदले में, यहां से पोटेशियम आ रहा है, तो सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये इसको मेंटेन करने के लिए ल्यूमिनल साइड में पोटेशियम चैनल अवेलेबल है, इन चैनल्स के थ्रू पोटेशियम वापस कहाँ जाएगा, ल्यूमिनल साइड में आ जाएगा, यानी कि जो जहां से एब्जॉर्ब होके गया था वही वापस आ गया और ज्यादा अमाउंट में आया। ठीक, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ल्यूमिनल साइड थी ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा यहाँ पे है। क्लोराइड जो गया था, 2 क्लोराइड आयन गए थे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो वो आसानी से यहाँ पे क्लोराइड चैनल अवेलेबल थे, उसको यूज करते हुए ब्लड में चले गए। तो सोडियम क्लोराइड कैसे ब्लड में गए ये तो समझ में आया। ये पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम ने वापस ल्यूमिन में आके यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो पीछे से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो एब्जॉर्ब होने के लिए आ रहे थे या फिर फिल्ट्रेट में आगे जाके कहीं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता, वो जैसे ही यहाँ पहुंचे उन्हें दिखा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ने उन्हें रिपेल कर दिया, धक्का दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के पास एक ही रास्ता रह गया कि वो यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये रास्ता किसने ब्लॉक किया है, पोटेशियम ने। तो एक ही तरीका है कि भाई सेल के बीच से निकलते हुए ब्लड में पहुंच जाओ, तो वो यही करते हैं, पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन होता है, दो सेल्स के बीच से निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन दैट ऑकर्स इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, की असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे काम करने वाले डायूरेटिक्स की। तो अब क्या आते हैं, हमारी सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग आती है, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ली थी, सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग आती है जिसका नाम है, इसे मैं यहाँ से हटाती हूँ सो दैट हम यहाँ पे लिख सके, है ना। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग है जिसका नाम है लूप डायूरेटिक्स। मैं पहले बता रही है ना, लूप है क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। कौन से लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग, और कौन से असेंडिंग, थिक पार्ट पे। ठीक है, तो ये लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, बहुत सिंपल इनका मैकेनिज्म है, ये इस जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसी को क्या कर देते हैं, आपका ब्लॉक कर देते हैं। ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो ये ट्रांसपोर्ट है ना, जिसके थ्रू ये एंट्री ले रहे हैं, इन्हीं को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो अब आप सोचिए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, सारा प्रोसेस आपने समझा है, उसी को हम जल्दी से देख लेते हैं।
ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, सोडियम अंदर एंट्री नहीं लेगा, ठीक है, यहां से सोडियम अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा है। पहले ही यहाँ से ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज थे ये सोडियम को बाहर डालते जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ से सोडियम अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा है तो सोडियम का लेवल यहाँ पे भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ ब्लड में भी आपका कम ही रहेगा, ठीक है। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम अंदर नहीं जा रहा है, पोटेशियम यहाँ से अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो पोटेशियम आया करता था वो सोडियम के बदले में आता था, जब यहाँ से सोडियम ही अंदर नहीं आ रहा तो ये सोडियम पोटेशियम जो सोडियम आपका ब्लड में भेज रहा था वो कैसे भेजेगा, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम नहीं है तो पोटेशियम भी यहां से भी अंदर एंट्री नहीं होगी, यानी कि पोटेशियम की एंट्री भी दोनों साइड से रुक गई है। तो सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। कम पोटेशियम है तो क्या ये बाहर जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा। तो ये बाहर जो पोटेशियम नहीं जा रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिएट होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हो रही है तो इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो ये पैरासेलुलर रूट से एब्जॉर्ब हुआ करते थे वो भी नहीं होंगे, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो ये पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से हो रहा था, क्योंकि आपका पोटेशियम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो आपका लगभग न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से देखो रिजल्टेंट इफेक्ट हम वन बाय वन नोट करते रहते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नीशियम का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ बात कर रही हूँ, इन ब्लड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करते हैं, दोनों के लेवल को कम कर देते हैं। रीजन समझ में आ गया कैसे हुआ कम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और क्या इनकी वजह से हो सकता है, जो लूप डायूरेटिक्स हैं इनकी वजह से और क्या हो सकता है, इनकी वजह से आपका हाइपोवोलेमिया की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ये जो लूप वाला पार्ट है आपको पता है कि 20 to 25% आपका यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे वो वाटर का हो चाहे सोडियम पोटेशियम का हो। तो ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको पता है, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये असेंडिंग पार्ट है ये क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है। ये वाटर को क्या करता है, आपका परमिएट नहीं करने देता है, यानी कि यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है आपका। अगर आप क्या कर रहे हैं, इस एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वाटर के साथ भी क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इस चीज का फर्क आगे चल के पड़ेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे वाटर लिंक होगा आप कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल से, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए दिमाग में रखिए कि इसके वजह से अगर आप लूप डायूरेटिक्स देते हैं, इसकी वजह से अगर ये सिम्पोर्ट आपका सिस्टम ब्लॉक होता है तो क्या होने वाला है, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सोडियम जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन में जाएगा, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आगे से रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, डीसीडी में रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, कलेक्टिंग डक्ट में हो सकता है, लेकिन ये दोनों पार्ट इतने एफिशिएंट नहीं है कि सारा का सारा सोडियम रीअब्जॉर्ब कर देंगे, इतना आपका सोडियम को हैंडल नहीं कर सकते ये पार्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे आपने रीअब्जॉर्प्शन होने से रोका है तो यूरिन में आपका सोडियम का लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रियूरेसिस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है नाइट्रियूरेसिस, एक होता है डायूरेसिस। नाइट्रियूरेसिस मतलब अगर आप किसी भी तरीके से सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा रहे हैं तो उसे नाइट्रियूरेसिस कहते हैं। और डायूरेसिस मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, सोडियम वाटर दोनों के एक्सक्रीशन करवा रहे हैं। तो देखो अगर कोई ड्रग नाइट्रियूरेटिक है, यानी कि ऐसी कोई ड्रग जो कि सोडियम का एक्सक्रीशन करवा रही है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी वो डायूरेसिस करवाएगी करवाएगी। क्यों, क्योंकि सोडियम को कौन फॉलो करता है, वाटर। आप करो ना करो, आप वाटर पे कुछ काम करो ना करो, अगर आप सोडियम को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा रहे हो तो इसका मतलब वाटर भी उसका पीछा करते हुए जरूर जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो हर वो ड्रग जो कि नाइट्रियूरेटिक है, यानी कि जो सोडियम को लॉस कराती है बॉडी से, सोडियम को एक्सक्रीट कराती है, वो डायूरेटिक भी होगी, यानी कि वो वाटर का भी लॉस करवाएगी, ठीक है। और जबकि जो डायूरेटिक्स होते हैं वो सोडियम, वाटर, दूसरे आयन सबका लॉस करवाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो मैं बता रही थी वो यही था कि इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया आपको देखने को मिलेगी। नाइट्रियूरेसिस
का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यूरिन में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉडी में आपका क्या होगा, सोडियम का लेवल कम होगा क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, देखो अगर मैंने पहले लेक्चर में आपसे बोला था कोई भी ऐसी ड्रग जो इस पॉइंट से इस साइड पे काम करती है, यानी कि अगर कोई ड्रग ऐसी है जो पीसीटी पे काम करती है, लूपाफेनले पे काम करती है या फिर डीसीटी पे काम करती है, तो वो 100% आपका पोटेशियम लॉस करवाएगी, आपके ब्लड में पोटेशियम की कमी करवाएगी। लेकिन अगर ड्रग आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करने वाली ड्रग है तो वो हमेशा पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, पोटेशियम को बचा के रखती है। मैंने बताया है इसके जो मैकेनिज्म है उसे हम सबसे लास्ट में, जब मैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आपको बताऊंगी वहां मैं डिस्कस करूंगी, तो बने रहिएगा। तो देखो क्या हुआ, क्योंकि ये ड्रग कहाँ काम कर रही है, आपकी लूपाफेनले पे काम कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी पोटेशियम का लॉस होगा। क्योंकि चलिए ये तो आप यहीं से बोल दोगे कि मैम ये तो होगा ही होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों ही रीअब्सॉर्ब हुआ करते थे। अगर आप इसको ही ब्लॉक करा रहे हो तो पोटेशियम अल्टीमेटली तो एक्सक्रीट होगा ही होगा। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है बेटा, इसका जो मेन रीजन है ना वो कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट की जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, अगर आप किसी भी वजह से कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचने वाला फिल्ट्रेट अगर उसमें सोडियम ज्यादा है, और वो किस वजह से है, डायूरेटिक्स की वजह से। अगर आपने लूप डायूरेटिक दिए तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, आगे ही तो जाएगा, है ना। अगर आपने डीसीटी पे काम करने वाली ड्रग दी है, थायराइड डायूरेटिक दी है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा वो कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में ही तो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आपकी दी हुई मेडिसिन की वजह से कलेक्टिंग डक्ट के पास वो फिल्ट्रेट पहुंच रहा है जिसमें सोडियम का लेवल ज्यादा है, तो 100% कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, आपका पोटेशियम का लॉस करवाएगी ही करवाएगी। पूरा मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका मेन आपके फैक्ट हैं जो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसकी वजह से, लूप डायूरेटिक्स की वजह से। इसकी वजह से एक और चीज है जो मैं मेंशन कर देती हूँ, एक और आपका एडवर्स इफेक्ट है, चाहे आप उसे एडवर्स इफेक्ट बोलिए चाहे इफेक्ट बोलिए, हाइपर यूरिसीमिया। अब ये हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना ब्लड में। तो अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे नेफ्रॉन है, ठीक है, जो हमारी ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होता है आपका, ये जो अब मुझे जरूरत पड़ेगी नेफ्रॉन की, तो मैं छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये नेफ्रॉन है और मेन मुझे चाहिए पीसीटी, ठीक है, ये पीसीटी है, ये लूप बन गया है हमारा, ठीक, लाइक दिस। चलिए ये बन गया हमारा नेफ्रॉन, छोटा सा नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखो जो ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये दोनों के साथ है। हाइपर यूरिसीमिया आप देखोगे लूप डायूरेटिक्स के साथ भी ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ में थायराइड्स के साथ भी देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं क्यों ये हो रहा है। तो होता क्या है कि मान लो किसी को आपने थायराइड या लूप की बात करती हूँ क्योंकि लूप हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट को आपने लूप डायूरेटिक्स दिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये आपका इनको काम कहाँ पे करना है, देखो इनको काम करना है ल्यूमिनल साइड में, यानी कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि जो ड्रग है आपकी उसे कहाँ आना पड़ेगा, आपके ल्यूमेन में आना पड़ेगा। जो आपने ड्रग दी है, सपोज आपने क्या दी है, लूप डायूरेटिक दिया है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो उसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, ल्यूमेन में आना पड़ेगा ना, तभी तो वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ट्रांसपोर्टर कहाँ है, आपके ल्यूमिनल साइड में है, बेसोलैटरल साइड में नहीं है। अगर सेल की मैं बात करूं, अगर ये ट्रांसपोर्टर इस साइड होते, अगर ये ट्रांसपोर्टर सेल की इस साइड होते तो आसानी से ब्लड से आपका जो लूप डायूरेटिक है वो काम कर लेता। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये क्या है, ल्यूमिनल साइड में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपने ड्रग ली है उसे कहाँ आना पड़ेगा, ल्यूमेन में आना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, ये क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर एंट्री लेते हैं, चाहे वो लूप डायूरेटिक हो चाहे थायराइड डायूरेटिक हो, क्योंकि दोनों को अंदर ल्यूमेन में आना पड़ता है, ठीक है। ऊपर से भी फिल्टर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड के थ्रू आपका डायरेक्ट पीसीडी के थ्रू एंट्री ली जा रही है, ठीक हो गया। तो क्या होता है, ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है ना, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड भी ऐसे ही अंदर एंट्री लेता है,
ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ही यूरिक एसिड भी अंदर आता है। और ये जो आपका एंट्री लेने के लिए आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एनायन और कैटायन ट्रांसपोर्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, वो ट्रांसपोर्टर को यूज करके अंदर आता है। अब क्या होता है, ये जो डायूरेटिक है ना, वो यूरिक एसिड को पीछे छोड़ देते हैं और उसके ट्रांसपोर्टर को खुद यूज करके आपका अंदर एंट्री ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा बताओ, जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में ही रह जाएगा भाई, वो तो यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्टर था जो उसे आपका ल्यूमेन में पहुंचाया करता था, जिसके थ्रू आपका यूरिक एसिड आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ करता था, ठीक है, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हो क्या रहा है कि ये जो आपने ड्रग दी है, लूप डायूरेटिक और थायजाइड डायूरेटिक, ये क्या कर रही है, जो ये आपका यूरिक एसिड है, इसका जो ट्रांसपोर्टर है उसे खुद यूज कर ले रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, खुद तो ये ल्यूमेन में आ गई लेकिन यूरिक एसिड को ब्लड में छोड़ दिया, तो रिजल्टेंट इफेक्ट विल बी हाइपर यूरिसीमिया। तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको कौन से सिम्टम्स आने लगेंगे, गाउट के, ठीक है, गठिया जिसे बोलते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यूरिक एसिड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज किया टू गेट एंट्री इनटू द ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन में इन्हें आना था तो इसलिए इन्होंने ये किया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखिएगा कि सेम ऐसा ही ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो ट्रांसपोर्टर है, ये हमारे एयर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉन सिलेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपने जो ड्रग दी हुई है वो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने के लिए दी हुई है, जो लूप डायूरेटिक है वो इस ट्रांसपोर्ट को ही तो ब्लॉक कर रहे हैं, है ना। तो ये नेफ्रॉन में तो करेंगे ही, साथ में आपके एयर में भी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो क्या है आपका ऑटोटॉक्सिटी। इसीलिए लूप डायूरेटिक्स की वजह से ऑटोटॉक्सिटी होती है, ठीक है। एयर में जो टॉक्सिटी हो रही है वो इस वजह से हो रही है, नॉन सिलेक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, एयर में भी प्रेजेंट है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो हम देख लेते हैं। सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया भाई, ड्रग के नाम भी हमें पता होने चाहिए, है ना। तो कौन सी ड्रग है, देखो, ब्यूमेटेनाइड, ब्यूमेटेनाइड, फ्यूरोसिमाइड, फ्यूरोसिमाइड। नेक्स्ट है आपकी इथाक्राइनिक एसिड, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके ब्यूमेटेनाइड हो गया आपका, फ्यूरोसिमाइड है, टॉर्सिमाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ये सारे एग्जाम्पल हैं लूप डायूरेटिक्स के। तो आई होप आपको लूप डायूरेटिक्स की पूरी फार्माकोलॉजी समझ में आ गई होगी कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट बॉडी में इनका आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखो कैल्शियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, देखो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो रहा है। लेकिन अभी आगे चल के आप देखोगे जो थायाजाइड डायूरेटिक होते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे हैं, थायाजाइड डायूरेटिक जो कि डीसीटी पे काम करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान में पूरा मैकेनिज्म समझोगे तो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, अगर रटोगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, 2 पॉइंट और छूट गए कि जो हमारे लूप डायूरेटिक होते हैं अलोंग विथ थायाजाइड, ये थायाजाइड के साथ भी प्रॉब्लम है, जैसे हाइपर यूरिसीमिया दोनों के साथ प्रॉब्लम थी, ये दोनों ही क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल को बहुत खराब करते हैं। इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारा बैड लिपोप्रोटीन है एलडीएल, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपकी वजह से क्या होता है, हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है, हाइपर लिपिडेमिया की सिचुएशन आ जाती है। साथ ही साथ इनकी वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है। अब रीजन जो इसके पीछे थियरी बताई जाती है वो ये है कि क्योंकि ये दोनों ही डायूरेटिक, दोनों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी मैं बोलूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चाहे वो आपका लूप हो चाहे थायजाइड डायूरेटिक हो, दोनों क्या करा रहे हैं, पोटेशियम का लॉस करवाते हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, पोटेशियम का लॉस कराते हैं ये बॉडी से। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करते हैं, क्योंकि अगर आपको इंसुलिन सिक्रीशन का मैकेनिज्म याद आ रहा हो कि इंसुलिन कैसे रिलीज होता है, वो क्या है, पोटेशियम डिपेंडेंट रिलीज होता है, पता है ना। जब सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर जाता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो जब आपका क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, तब जाके आपका क्या है,
डिपोलराइजेशन होता है और फाइनली इंसुलिन रिलीज होता है। ये हमने इंसुलिन वाले लेक्चर में पूरा पढ़ा हुआ है डायबिटीज मेलाइटस में। तो अभी सिंपल ये समझिए कि पोटेशियम इंसुलिन के रिलीज और इंसुलिन की सेंसिटिविटी दोनों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों ही ड्रग पोटेशियम का लॉस करवा रही है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपका ब्लड ग्लूकोज के लेवल के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और यही रिजल्टेंट इफेक्ट है कि बॉडी में ब्लड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ रहा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया आप ऐड कर देंगे इन्हीं एडवर्स इफेक्ट्स में। तो ये है ऑल अबाउट लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अबाउट थायराइड डायूरेटिक। थैंक यू सो मच।